बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 20 पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इस पाठ का सेशन क्रमांक पहला है। ये जो पाठ है, इसमें एक माँ के द्वारा अपने बेटे को लिखा हुआ खत है, पत्र माँ ने अपने बेटे को लिखा है और उसमें माँ ने अपने बेटे को बचत का महत्व बताया है। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम पत्र लेखन इस विधा के ज्ञान को भी हम जानेंगे। आपने इसके पहले कक्षाओं में पत्र लेखन ये जो टॉपिक है उसको पढ़ा होगा। हमने पत्र लेखन के अलग अलग जो सेशन बनाए हैं उसमें पत्र लेखन का प्रारूप हमने सीखा है। इस पाठ के माध्यम से हम पत्र के कुछ अंगों को भी हम समझेंगे और इस पाठ को भी हम समझेंगे। चलिए अब जल्दी से पाठ्य पुस्तक निकालें आप लोग। वेरी गुड। पाठ की अब हम शुरुआत करेंगे। पाठ क्रमांक 20, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अब देखिए, यहाँ पर पत्र के शुरुआत में ये जो पाठ है एक पत्र के रूप में आपको दिया गया पाठ है। इसमें माँ ने अपने बेटे पुनीत को पत्र लिखा है। सबसे पहले ऊपर माँ ने अपना पता लिखा हुआ है। अब पत्र लेखन में दो व्यक्तियों के नाम और पता होता है। जो पत्र लिखता है उसके नाम और पता को हम प्रेषक में लिखते हैं या उसे हम प्रेषक कहते हैं। प्रेषक का अर्थ क्या होता है? जो पत्र लिखता है उसे हम प्रेषक कहते हैं। और दूसरा होता है प्रति। प्रति हम किसे कहेंगे? जिसे पत्र लिखा जाता है उसे हम प्रति कहते हैं। तो प्रेषक में किसका पता आएगा? नाम और पता। प्रेषक में किसका आएगा? जो पत्र लिख रहा है उसका नाम और पता आएगा। और प्रति में किसका नाम और पता आएगा? जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम और पता प्रति में आएगा। अब देखिए, यहाँ पर पत्र लेखन में हम सबसे ऊपर नाम लिखते हैं। यहाँ पर माँ ने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन जब भी आप पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले ऊपर आपको आपका नाम और नीचे पूरा एड्रेस लिखना होता है। उसके बाद दिनांक लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम यहाँ पर माँ का जो पता है उसको हम पढ़ेंगे। 8/10 आदर्श नगर, AB रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश। दिनांक है 6 अक्टूबर 2007। अब ये जो पत्र लिखा गया है वो 2007 में है। लेकिन आप जब भी एग्जाम में पत्र लिखेंगे तो जिस वर्ष आप एग्जाम दे रहे हो या जिस वर्ष आप जिस इयत्ता में पढ़ रहे हो उस इयत्ता में आप उसी साल को लिखेंगे। जैसे कि अभी कौन सा साल चालू है? 2021। तो आप यहाँ पर 2021 लिखेंगे और जो जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं वहाँ उस दिन की दिनांक और महीना आप डालेंगे। पहले दिनांक आएगा, उसके बाद महीना, उसके बाद साल या वर्ष आएगा। अब देखिए, आपको पता लिखते समय मैंने 3 बात आपको बताई है। नाम, जो भी पता आप लिखेंगे पूरा पिन कोड सहित लिखेंगे। उसके बाद नीचे आपको पूरा दिनांक डालना है। अब यह जो पत्र का प्रारूप है पुराना हो गया है, नया प्रारूप भी आ गया है। हम देखते हैं बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो आधुनिक पत्र के नियम के अनुसार अब हम क्या करते हैं? ईमेल आईडी भी डालते हैं। ईमेल आईडी भी किसी स्कूल में बच्चों को आधुनिक पत्र प्रारूप लिखते समय ईमेल आईडी लिखने के लिए कहा जाता है। तो उसमें हम ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। अगर आपके स्कूल में, पाठशाला में आपके शिक्षक आपको ईमेल आईडी लिखने के लिए कहते हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं। अब देखिए, नया पत्र का प्रारूप किसी स्कूल में लिया जा रहा है या फिर पुराने ही पत्र के प्रारूप को फॉलो किया जा रहा है। तो पुराने पत्र के प्रारूप के अनुसार आपका जो प्रेषक का पता रहेगा वह आपके राइट साइड में लिखा जाएगा। लेकिन नए पत्र के प्रारूप के अनुसार प्रेषक का पता कहाँ पर लिखा जाता है?
अब नए प्रारूप के अनुसार लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। हाँ, तो अब यहाँ पर राइट साइड में लिखा हुआ है, तो नए पत्र के प्रारूप के अनुसार प्रेषक का पता जो है वो लेफ्ट साइड में अर्थात यहाँ पर लिखा जाएगा। अब हर स्कूल के पत्र लिखने के जो प्रारूप है उसको जैसे फॉलो करते हैं वैसे ही आप लिखेंगे। अगर आपके स्कूल में लेफ्ट साइड में लिखने के लिए कहा जा रहा है तो आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे, या फिर पुराने पत्र के अनुसार आप राइट साइड में ही उसको लिखेंगे। नाम, पता और दिनांक ये महत्वपूर्ण अंग होते हैं। उसके बाद जहाँ पर आप दिनांक लिखते हैं उसके नीचे वाले पंक्ति में पत्र के जहाँ पर मायना होता है वहीं से आप पत्र के लिखने का आरंभ करेंगे। उसके पहले आपको संबोधन और अभिवादन लिखना है। हम अपने से बड़े लोगों को संबोधन और अभिवादन लिखते हैं और अपने से छोटे लोगों को सिर्फ हम संबोधन लिखते हैं। यहाँ पर लिखा है देखो, प्रिय पुनीत, उसके बाद कॉमा, देन शुभाशीष, कॉमा, संबोधन इसे हम कहते हैं। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई, तुम स्वस्थ रहते हुए मेहनत से पढ़ रहे हो जानकर संतोष हुआ। अब देखिए, माँ ने अपने बेटे पुनीत को पत्र लिखा है। पुनीत को पत्र लिखते समय उन्होंने शुभाशीष दिया है उसको, उसके बाद पत्र की शुरुआत की है। आप पत्र को 3 या 4 परिच्छेद में लिख सकते हैं। पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। यह पत्र का अनौपचारिक प्रकार है, जिसमें अनौपचारिक पत्र में हम अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, जिनको हम जानते हैं, हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को हम पत्र लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र में विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अनौपचारिक पत्र के अनुसार आप 3 या 4 परिच्छेद में पत्र को लिख सकते हैं। अलग अलग परिच्छेदों में आपको अलग अलग भावों को व्यक्त करना है। अब यहाँ पर माँ ने अपने बेटे को अर्थात पुनीत को शुभाशीष देने के बाद पत्र की शुरुआत की है कि तुम्हारा पत्र मिला है, पढ़कर बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, तुम स्वस्थ रहते हुए मेहनत से पढ़ रहे हो जानकर संतोष हुआ, अर्थात आनंद हुआ। अब देखिए, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि माँ ने जब अपने बेटे को पत्र लिखा है तो इसे पता चल रहा है कि बेटा जो है माँ से दूर रह रहा है। किस कारण वह दूर रह रहा होगा? तो वो शिक्षा के कारण। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जो होते हैं अपने माँ बाप से अलग रहकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर वो हॉस्टल में रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं। तब यहाँ पर भी जो पुनीत है शिक्षा ग्रहण करने के लिए वह किसी अन्य स्थान पर गया हुआ है। वो कहाँ पर गया है, जब हम नीचे पत्र देखेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन अब यहाँ से पता चल रहा है कि उसकी माँ कहाँ पर रह रही है, इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौरी स्थान पर वह रह रही है। तो पत्र इंदौर से लिखा गया है और यहाँ पर माँ अपने बच्चे को जो छात्रावास में रहता है अर्थात हॉस्टल में रह रहा है पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए वह अन्य स्थान पर गया हुआ है और बच्चे की जानकारी अब खुशहाली पूछी है। अब अगले परिच्छेद में देखते हैं, परिच्छेद चेंज कर दिया गया है। बेटा, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी पवित्रा दीदी ने कंप्यूटर खरीद लिया है। सच कहूँ तो इसका पूरा श्रेय तुम्हारी दीदी को ही जाता है। घर की स्थिति तो तुम जानते ही हो। कंप्यूटर के लिए एक साथ इतने सारे रुपयों की व्यवस्था करना मेरे लिए असंभव था। पवित्रा ने मुझे अपने बचत खाते की पासबुक दिखाई, मैं चौंक गई। उसने 15,000 रुपए जमा कर लिए थे। देखिए, इस परिच्छेद से हमें पता चले कि माँ अपने बेटे को, इसकी बड़ी दीदी जो है उसका नाम है पवित्रा, पवित्रा दीदी ने नया कंप्यूटर खरीद लिया है। यह बात माँ अपने बेटे को बता रही है। और यह जो पवित्रा ने जो अपने लिए कंप्यूटर खरीदा है, अब आप लोगों को पता है कंप्यूटर की जो कीमत होती है बहुत ज्यादा होती है। सर्वसामान्य लोगों को कंप्यूटर खरीदने की उनकी यह क्षमता नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर माँ बता रही है कि हम तो कंप्यूटर खरीदने की व्यवस्था भी नहीं कर पाएंगे, मेरे लिए तो वो असंभव था। लेकिन पवित्रा दीदी ने करके दिखाया। उसका पूरा श्रेय वो अपने बेटी को देती है और उसने किस प्रकार से किया है इसका वर्णन माँ आगे अपने बेटे पुनीत को बता रही। उसने, पवित्रा ने क्या दिखाया था, मम्मी अपने माँ को बचत खाता की पासबुक दिखाई थी। माँ को विश्वास नहीं हो रहा था कि
पवित्रा ने 15,000 जमा कर लिए थे। तो पवित्रा ने बचत खाते की जो पासबुक थी वह माँ को दिखाई और माँ उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गई और उसने पवित्रा ने अपने बचत खाते में 15,000 रुपए जमा कर दिए थे। वो कैसे जमा किए हैं तो इसका वर्णन माँ अगले परिच्छेद में कर रही है। माँ अपने बेटे को बता रही है कि पवित्रा दीदी अपनी छात्रवृत्ति की राशि एवं मेरे द्वारा भेजे गए रुपयों को डाकघर के बचत खाते में जमा कर देती थी। अब देखिए यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो पवित्रा दीदी है वो भी पुनीत की तरह ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी अन्य स्थान पर गई हुई है और वहां पर वह भी छात्रावास में रह रही होगी और माँ उसे भी कुछ पैसे कुछ रुपए हर महीने भेज दिया करती थी। अब पवित्रा ने किस प्रकार से बचत किया था, बचत खाते में पैसे कैसे इकट्ठा किए थे, इसका वर्णन माँ कर रही थी। माँ कहती है कि पवित्रा दीदी ने अपनी छात्रवृत्ति, अब देखिए छात्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है कि पढ़ाई करने के लिए छात्रों को, स्टूडेंट को या विद्यार्थियों को स्कूल के द्वारा, महाविद्यालयों के द्वारा या सरकार के द्वारा कुछ छात्रवृत्ति या रुपए दिए जाते हैं। तो पवित्रा दीदी को भी इस प्रकार की छात्रवृत्ति मिल रही थी। अब आप लोगों को भी पता होगा कि स्कॉलरशिप जैसे स्कूल के विद्यार्थियों को भी कक्षा 8वीं के लिए और कक्षा 5वीं के लिए छात्रवृत्ति रहती है। तो अगर आप उसमें अच्छा अंक प्राप्त कर लेते हैं, मेरिट में आ जाती तो सरकार के द्वारा आपको विशेष रकम हर साल दी जाती है। तो पवित्रा दीदी को भी इस प्रकार से छात्रवृत्ति की राशि मिली थी तो उसने वह अपने बचत खाते में जमा करवा दी, उसने खर्च नहीं किए और माँ के द्वारा भेजे गए रुपयों को वह डाकघर में बचत खाते में जमा कर दिया करती थी। अब देखिए डाकघर, यहाँ पर अपना खाता ओपन करके हम अपना सेविंग अकाउंट वहाँ पर ओपन करके हम कुछ पैसे वहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं। बैंक की जैसे ही डाकघर का भी खाता होता है, जिस प्रकार से बैंक हमें अपने सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा जमा करने पर हमें ब्याज देती है, उसी प्रकार से डाकघर से भी हमें बचत खाते से ब्याज मिलता है। लेकिन देखो छोटे उम्र में बच्चों की इस प्रकार के आदत से क्या हो जाता है, उन्हें बचत का महत्व समझ में आता है। अपनी सीमित आवश्यकता के अनुसार वह थोड़े थोड़े रुपए ही निकालती थी। अब देखिए माँ जब पवित्रा को पैसे भेजती थी, रुपए भेजती थी, तो वो क्या करती थी, जो भी उसकी जो महत्वपूर्ण जो आवश्यकता होती थी उसी के अनुसार वह एक साथ सारे पैसे नहीं निकालती थी। जितना पैसा होता था लगता था उतना ही वह पैसा थोड़ा थोड़ा करके निकालती थी, बाकी पैसा शेष पैसा बचा हुआ पैसा वे बचत खाते में वैसे ही रखती थी। फलतः वह अपव्यय से भी बची रही और प्रति माह कुछ रुपए बचाती रही। अपव्यय का अर्थ क्या होता है कि दुरुपयोग से, क्या हो गया कि ज्यादा पास पैसे न होने की वजह से जो पैसे का दुरुपयोग होता वो नहीं हो पा रहा था, तो इस प्रकार उसके पैसे बच गए। तो फलतः वह अपव्यय से भी बची रही और प्रति माह कुछ रुपए बचाती रही। मितव्ययता से क्रमशः बचाई गई राशि इतनी बड़ी पूंजी बन गई कि मुझे थोड़े ही रुपए मिलाने पड़े और घर में कंप्यूटर आ गया। मितव्ययता का अर्थ होता है कि कम खर्च करने का भाव, कि उसके अंदर जो कम खर्च करने का भाव था उसके वजह से और अपने बिना मतलब के खर्च उसने वहां पर बंद कर दिए थे और इस प्रकार से उसने थोड़े थोड़े करके पैसे अपने बचत खाते में जमा करवा दिए थे और इसी कारण कंप्यूटर खरीदने में माँ को ज्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बच्चों अब तक हमने पत्र लेखन में देखा कि माँ ने पुनीत को पत्र में लिखा है कि उसके बड़ी दीदी ने एक नया कंप्यूटर खरीदा है, तो किस प्रकार से उसने खरीदा इसका वर्णन माँ अपने बेटे को बता रही है और उसके साथ साथ बचत का महत्व भी बता रही है। माँ अपने बच्चों को और क्या बातें बता रही है उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।